क्या आप जानते हैं कि भारत में हर पुलिस अधिकारी पर औसतन कितने नागरिकों की सुरक्षा का भार है? या एक कांस्टेबल से डीजीपी बनने का सफर कैसा होता है? आज हम भारतीय पुलिस बल की इसी जटिल दुनिया में गहराई से उतरेंगे। इसकी संरचना, भर्ती प्रक्रिया और उन चुनौतियों को समझेंगे जिनका ये बल हर रोज सामना करता है। हम अपनी यात्रा की शुरुआत राज्य पुलिस भर्ती की पेचीदगियों से करेंगे। ये समझेंगे कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बल में शामिल होने के लिए क्या जरूरी है। फिर हम रैंकों के पदानुक्रम को देखेंगे, बैज और वेतन के माध्यम से कांस्टेबल से आईपीएस अधिकारी तक की सीढ़ी चढ़ेंगे। इसके बाद हम पुलिस प्रशासन प्रणालियों का पता लगाएंगे, ये जांचेंगे कि बल का प्रबंधन कैसे किया जाता है। और अंत में हम बल की तैनाती की कठोर वास्तविकताओं का सामना करेंगे, कागजों पर मंजूर की गई संख्या और जमीन पर मौजूद हकीकत के बीच की खाई को उजागर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव, राज्य पुलिस भर्ती। हम भारत के दो सबसे बड़े राज्यों महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश पर करीब से नजर डालेंगे, ये देखने के लिए कि एक कांस्टेबल बनने के लिए क्या जरूरी है। महाराष्ट्र में एक कांस्टेबल बनने का पहला कदम आयु की शर्तों को पूरा करना है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए उम्र 18 से 28 साल के बीच रखी गई है। यह सुनिश्चित करता है कि बल में शामिल होने वाले युवा और शारीरिक रूप से फिट हों। साथ ही समावेशिता को ध्यान में रखते हुए आरक्षित श्रेणियों के लिए छूट भी है। ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलती है, जिससे उनकी ऊपरी आयु सीमा 31 हो जाती है, जबकि SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलती है, जिससे वे 33 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं। हमारे पूर्व सैनिकों के योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें 45 वर्ष की आयु तक आवेदन करने की अनुमति है, ताकि उन्हें नागरिक जीवन में एक सार्थक दूसरा करियर मिल सके। उत्तर प्रदेश में भी आयु एक महत्वपूर्ण मानदंड है, लेकिन हाल ही में इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने सभी श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की अतिरिक्त छूट दी है। अब सामान्य पुरुष उम्मीदवार 18 से 25 साल और महिलाएं 18 से 28 साल तक आवेदन कर सकती हैं। ओबीसी, SC और ST वर्ग के लिए यह सीमा और भी ज्यादा है, जहां पुरुषों के लिए 18 से 34 साल और महिलाओं के लिए 18 से 37 साल तक के रास्ते खोले हैं। यह कदम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पुलिस बल में शामिल होने का मौका देता है। उम्र के बाद अगली शर्त है शिक्षा। महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है। नागरिकता भारतीय होनी चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र के निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है। अच्छी बात यह है कि जब तक कोई उम्मीदवार आयु सीमा के अंदर है, वो कितनी भी बार कोशिश कर सकता है। इस पद के लिए किसी पूर्व कार्य अनुभव की जरूरत नहीं है, यानी फ्रेशर्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक योग्यता थोड़ी ज्यादा है, जहां 12वीं पास होना अनिवार्य है। यहां नागरिकता के नियम भी स्पष्ट हैं। उम्मीदवार या तो भारतीय नागरिक हो या 1962 से पहले भारत आए तिब्बती शरणार्थी। यूपी पुलिस में एक खास बात है, क्षैतिज आरक्षण, जो सिर्फ यूपी के निवासियों के लिए लागू है। इसके तहत महिलाओं को 20%, भूतपूर्व सैनिकों को 5% और होमगार्ड को 5% आरक्षण मिलता है। ये नीति समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। पुलिस की नौकरी में दिमागी चुस्ती के साथ साथ शारीरिक फिटनेस भी बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और छाती 79 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होनी चाहिए। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर तय की गई है। ये मानक ये सुनिश्चित करते हैं कि कांस्टेबल अपनी ड्यूटी के दौरान आने वाली शारीरिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। उत्तर प्रदेश में शारीरिक परीक्षण 2 हिस्सों में होता है, PMT यानी शारीरिक माप परीक्षण और PET यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा। PMT में पुरुषों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, ST वर्ग के लिए 160 और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर, ST वर्ग के लिए 147 होनी चाहिए। इसके बाद PET में उम्मीदवारों को अपनी सहनशक्ति साबित करनी होती है। पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। ये सिर्फ एक दौड़ नहीं, बल्कि अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परीक्षण है। भर्ती की आवश्यकताओं को समझने के बाद अब यह देखने का समय है कि पुलिस बल के भीतर चीजें कैसे संरचित हैं। इस खंड में हम रैंकों के पदानुक्रम को उजागर करेंगे, एक कांस्टेबल से लेकर एक आईपीएस अधिकारी तक की यात्रा का पता लगाएंगे। भारतीय पुलिस प्रणाली को 4 मुख्य स्तरों में बांटा गया है। हर स्तर की अपनी भूमिका और जिम्मेदारियां हैं।
सबसे निचले स्तर पर है कांस्टेबलरी, जिसमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल शामिल हैं। ये बल की रीढ़ हैं जो दिन प्रतिदिन के पुलिसिंग कार्यों को संभालते हैं। इसके ऊपर है अपर सबऑर्डिनेट स्तर, जिसमें एएसआई से लेकर इंस्पेक्टर तक शामिल हैं, जो अक्सर जांच और स्टेशन प्रबंधन का नेतृत्व करते हैं। फिर आती है राज्य पुलिस सेवा एसपीएस, जहां डीएसपी जैसे अधिकारी राज्य लोक सेवा आयोगों के माध्यम से भर्ती होते हैं और महत्वपूर्ण सुपरवाइजरी भूमिका निभाते हैं। और सबसे ऊपर है प्रतिष्ठित भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, जहां अधिकारी यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से चुने जाते हैं और बल के उच्चतम नेतृत्व पदों पर पहुंचते हैं। अब जब हम पदानुक्रम को समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि इन रैंकों को पहचाना कैसे जाता है और इसके साथ क्या जिम्मेदारियां और वेतन जुड़ा होता है। पुलिस बल में एक अधिकारी का रैंक सिर्फ एक पद नहीं है, यह उनकी वर्दी पर गर्व से प्रदर्शित होता है। आईपीएस अधिकारी, जिन्हें गजेटेड अधिकारी भी कहा जाता है, राज्य पुलिस बलों का नेतृत्व करते हैं। एक नए आईपीएस अधिकारी की यात्रा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी के रूप में शुरू होती है, जिनकी पहचान उनके कंधे पर 3 सितारों से होती है। जैसे जैसे वे रैंक में आगे बढ़ते हैं, उनके बैज और भी विस्तृत हो जाते हैं। डीआईजी और एसपी के बैज पर अशोक स्तंभ और सितारे होते हैं, जबकि एटीजी और आईजी के पास इनके साथ एक क्रॉस तलवार और बैटन भी होता है। राज्य पुलिस के प्रमुख यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी अपने कंधों पर अशोक स्तंभ और क्रॉस तलवार बैटन धारण करते हैं, जो उनके विशाल अधिकार और जिम्मेदारी का प्रतीक है। आईपीएस के अलावा राज्य पुलिस और सब ऑर्डिनेट रैंक के भी अपने विशिष्ट बैज होते हैं। डीएसपी या एसीपी, जो राज्य पुलिस सेवा का एंट्री रैंक है, के कंधे पर 3 स्टार होते हैं, लेकिन आईपीएस का बैज नहीं। एक इंस्पेक्टर, जो अक्सर पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है, की वर्दी पर भी 3 स्टार होते हैं। सब इंस्पेक्टर एसआई के कंधे पर 2 स्टार और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई के कंधे पर 1 स्टार होता है। वहीं एक कांस्टेबल, जो पुलिस बल की नींव है, की वर्दी पर कोई रैंक बैज नहीं होता। रैंक के साथ साथ वेतन भी पदानुक्रम को दर्शाता है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार एक कांस्टेबल का औसत वार्षिक वेतन 3 से 4.2 लाख के बीच होता है। जैसे जैसे रैंक बढ़ता है, वेतन भी बढ़ता है। एक सब इंस्पेक्टर लगभग 5.30 लाख, एक इंस्पेक्टर 6.50 लाख और एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी का वेतन 10.60 लाख तक पहुंच जाता है। पदानुक्रम के शीर्ष पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी का वार्षिक वेतन 14 से 17.5 लाख के बीच होता है, जो उनकी भूमिका की विशाल जिम्मेदारियों को दर्शाता है। अब जब हम रैंक और वेतन को समझ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि पुलिस बल का प्रबंधन कैसे किया जाता है। इस खंड में हम पुलिस प्रशासन की दुनिया में उतरेंगे और उन प्रणालियों की खोज करेंगे जो ये सुनिश्चित करती हैं कि बल प्रभावी ढंग से और कुशलता से काम करे। भारत में पुलिस प्रशासन की 2 मुख्य प्रणालियां हैं, ड्यूअल सिस्टम और कमिश्नरेट सिस्टम। ड्यूअल सिस्टम, जो ज्यादातर जिलों में प्रचलित है, में पुलिस सुपरिटेंडेंट एसपी को कुछ कार्यों के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम की मंजूरी की जरूरत होती है। यह नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली बनाता है, लेकिन इससे निर्णय लेने में देरी भी हो सकती है। इसके विपरीत कमिश्नरेट प्रणाली, जो आमतौर पर बड़े शहरों में पाई जाती है, पुलिस कमिश्नर सीपी को मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी देती है। ये पुलिस को ज्यादा स्वायत्ता देता है, जिससे वे तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य कर सकते हैं, जो तेजी से बदलती शहरी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण हो सकता है। पर कमिश्नरेट प्रणाली कितनी प्रभावी है? आंकड़े एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। इस प्रणाली वाले शहरों में अपराध दर में 16.20% की कमी देखी गई है। आइए देखें कि ऐसा क्यों है। बीपीआरएनडी के अनुसार भारत में 77 पुलिस कमिश्नरेट हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 12 महाराष्ट्र में हैं। ये प्रणाली मुख्य रूप से 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में लागू की जाती है, जहां त्वरित पुलिस कार्रवाई की जरूरत होती है। आंकड़े बताते हैं कि इस प्रणाली से न सिर्फ अपराध दर 16.20% कम हुई है, बल्कि सजा दिलाने की दर यानी कन्विक्शन रेट भी 18% तक बढ़ी है। दिल्ली, मुंबई और कानपुर इसके सफल उदाहरण हैं, जहां पुलिस को मिली स्वायत्ता ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद की है। बेहतर प्रशासन के लिए बड़े राज्यों को छोटी क्षेत्रीय इकाइयों में बांटा जाता है। सबसे बड़ी इकाई होती है जोन, जिसका नेतृत्व एक इंस्पेक्टर जनरल आईजी करता है। जोन को रेंजों में बांटा जाता है, जिसमें 2 से 3 जिले आते हैं, और इसका नेतृत्व एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी करता है। हर जिले का प्रभारी एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी होता है, और जमीनी स्तर पर पुलिस स्टेशन का नेतृत्व एक स्टेशन हाउस ऑफिसर
SHO करता है, जो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी हो सकता है। यह संरचना कमांड की एक स्पष्ट श्रृंखला सुनिश्चित करती है। राज्य पुलिस के शीर्ष नेतृत्व में स्थिरता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मॉडल पुलिस एक्ट 2006 बनाया गया। इसके अनुसार राज्य पुलिस का प्रमुख डीजीपी होता है। डीजीपी का चयन राज्य सरकार द्वारा 3 सबसे सीनियर अधिकारियों में से किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल का तय होता है। उन्हें कार्यकाल से पहले केवल भ्रष्टाचार या गंभीर अक्षमता जैसे ठोस कारणों पर ही हटाया जा सकता है, ताकि पुलिस नेतृत्व राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम कर सके। अंत में हम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक पर आते हैं जिसका भारतीय पुलिस बल सामना कर रहा है, जनशक्ति। इस अंतिम खंड में हम कागजों पर मंजूर की गई संख्या और जमीन पर मौजूद कठोर वास्तविकता के बीच की खाई को उजागर करेंगे और ये पता लगाएंगे कि ये पुलिसिंग की प्रभावशीलता को कैसे प्रभावित करता है। पुलिस बल पर दबाव का अंदाजा लगाने के लिए इन 2 आंकड़ों को देखिए। एक तरफ बिहार है, जहां एक पुलिस अधिकारी पर 868 नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ अंडमान और निकोबार है, जहां एक पुलिसकर्मी सिर्फ 79 लोगों के लिए जिम्मेदार है। ये जमीन आसमान का अंतर दिखाता है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में पुलिसिंग की चुनौतियां कितनी अलग हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRND के आंकड़े भारत में पुलिसकर्मियों की कमी की एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। 2021 में देश में लगभग 26.88 लाख पुलिसकर्मियों की जरूरत थी, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं कम थी। यही कमी पुलिस जनसंख्या अनुपात में भारी असमानता पैदा करती है। बिहार जैसे राज्यों में एक पुलिसकर्मी पर काम का भारी बोझ है, जबकि अंडमान और निकोबार जैसे क्षेत्रों में स्थिति बेहतर है। यह असमानता संसाधनों पर दबाव डालती है और पुलिस की प्रभावी ढंग से सेवा करने की क्षमता को प्रभावित करती है, जिससे अक्सर प्रतिक्रिया में देरी होती है और मामलों का अंबार लग जाता है। जैसा कि हमने देखा है, भारतीय पुलिस बल एक जटिल प्रणाली है जिसमें कई चुनौतियां हैं, भर्ती की बाधाओं से लेकर प्रशासनिक जटिलताओं और कर्मियों की संगीन कमी तक। ये हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाकर छोड़ देता है। हम इन बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं और ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारत में हर नागरिक को वो प्रभावी और न्याय संगत पुलिसिंग मिले जिसका वो हकदार है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर नीति निर्माताओं, पुलिस नेतृत्व और खुद नागरिकों को गंभीरता से विचार करने और ठोस कदम उठाने की जरूरत है।